नमस्कार, मैं हूं ललित ठाकर और आप देख रहे हैं ईस्ट टीवी ट्यूसडे टी टॉक शो। आज हमारे साथ है जाने माने बैरिस्टर सॉलिसिटर अरविंद बिस्वाल साहब। अरविंद सर, आपका ईस्ट टीवी में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। आज हम बात करेंगे विल के बारे में। कनाडा में ज्यादातर लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि विल क्या है, किसी को मालूम नहीं है, फिर बाद में प्रॉब्लम आती है। तो विल क्या है, विल के बारे में सबसे पहले आप बेसिक बातें करें हमसे। तो विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि एक आदमी अपने जीवित अवस्था में अपने सही मेंटल कैपेसिटी में एक अपना डायरेक्शन देता है कि मेरे जाने के बाद मेरी जो प्रॉपर्टीज हैं, मेरे जो एसेट्स हैं, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा। सो ही हिमसेल्फ डिसाइड्स कि कैसे मेरी चीजें, कैसे मेरे जो एसेट्स हैं वो कैसे किस किस को जाएंगे। अच्छा। वो अपने जीवित काल में वो डिसाइड करता है और वो ही डिटरमिन करता है कि मैंने ये अगर कुछ एसेट क्रिएट किया है लाइफ में, उसको मैं किसको देना चाहता हूँ। अच्छा। और कैसे देना चाहता हूँ। अच्छा। वो सब वो उस डॉक्यूमेंट में वो लिखते हैं। अच्छा, तो पर विल क्यों जरूरी है और कौन बना सकता है? विल कोई भी बना सकता है जो कि जिसकी मेंटल अवस्था, जिसकी दिमागी अवस्था सही हो। अच्छा। और जो who is capable of entering into a contract or giving this kind of directions. So he can write a will. So will में ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अगर मैं 60 years का हूँ तभी लिख सकता हूँ। अच्छा। एक अंग्रेजी में कहावत है, it's never too late. राइट। इसमें है it's never too early. इसका उल्टा है, will आप as soon as possible you should try and have a will in place. अच्छा। क्योंकि पता नहीं होता कि कल क्या होने वाला है। तो आप अपने जब भी आप सही कंडीशन में हैं, आप खुद डिसाइड कर लेते हैं कि किसको आगे कैसे करना है। राइट। मेरे जाने के बाद कैसे चीजें डिसाइड होंगी या डिटरमिन होंगी। अच्छा, तो पर उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है? जैसे मेरा मन करा कि चलो मुझे विल बनानी है आज, तो उसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है? मेरे पास क्या क्या होना चाहिए? आपके पास एक तो सबसे पहला काम जो होता है, आपको एक लिस्ट बनाना होता है कि आपके पास एसेट्स क्या क्या है। अच्छा। फिर आप उस एसेट्स को, आपको ये डिसाइड करना होता है कि मेरे जाने के बाद वो एसेट्स मैं किसको देना चाहता हूँ। अच्छा। मेरी वाइफ को देना चाहता हूँ, मेरे बच्चों को देना चाहता हूँ, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। परसेंटेज वाइज या फिर आप आप किसी एक को देना चाहते हैं क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी आप दे सकते हैं। अच्छा। तो वो आप डिटरमिन कर सकते हैं और फिर आप वो इंस्ट्रक्शंस अपने लॉयर से बनवा सकते हैं ताकि ही कैन एक्चुअली पुट इट इन ए पीस ऑफ पेपर कि भाई आपकी जो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अच्छा। उसमें फिर आपको जो विल जब साइन करते हैं, आपको 2 विटनेसेस चाहिए होते हैं। अच्छा। वो भी एडल्ट्स होने चाहिए। अच्छा। 18 साल के ऊपर की उनकी उम्र होनी चाहिए और वो फिर विटनेस करते हैं कि विल जो है उन्होंने आपको साइन करते हुए आप अपने सामने देखा है। अच्छा, तो ये जरूरी नहीं है कि जिनके लिए बना रहे हैं उसका साइन होना चाहिए या वो नहीं, उसका नहीं होना चाहिए? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप विल में किसी एग्जीक्यूटर को अपॉइंट कर रहे हैं तो फिर आपकी मर्जी है, आप उनसे पूछ के कर सकते हैं। अच्छा। कि मैं आपको अपने विल में एग्जीक्यूटर अपॉइंट करना चाहता हूँ। अच्छा, ये हो सकता है। तो बट उसका काम खाली यही होगा कि जो विल होगी उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो सारा इम्प्लीमेंट करेगा। अच्छा, और जो आपने वो मेंटल हेल्थ की बात करी कि जो स्वस्थ हो लिख सकता है, तो उनके लिए कोई डॉक्टर का सर्टिफिकेट या डॉक्टर की परमिशन, क्या डॉक्टर की उपस्थिति में ऐसा कुछ होता है कि? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अनलेस एंड अनटिल उनकी तबीयत बहुत खराब हो और जिसमें कि कोई शंका हो कि हाँ भाई इट्स बेटर टू टेक दैट काइंड ऑफ अ सर्टिफिकेट, तो आप ले सकते हैं। अच्छा। अदरवाइज अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं, आप ठीक से बात कर रहे हैं, आपको समझ है, तो जैसे कि आप जाएंगे किसी लॉयर के पास तो वो देखेगा कि आप कैसे बात कर रहे हैं। अच्छा। आपको पता है कि नहीं पता, आपके क्या क्या एसेट्स हैं, आप क्या करना चाहते हैं। तो वो देख के अगर उनको लगता है कि नहीं बेटर है सर्टिफिकेट लेना, तब आप जा सकते हैं। अदरवाइज ऐसी कोई जरूरत नहीं। अच्छा, फिर वो लिखने के बाद उसको नोटराइज कराना जरूरी होता है या? नहीं, नोटराइजेशन की जरूरत नहीं होती है। अच्छा। कई बार एज ए मैटर ऑफ अबेंडेंट कॉशन, कल को कोई इशू ना क्रिएट हो, कोई मतलब रेज ना करे ऑब्जेक्शन, जो विटनेसेस होते हैं वही एक एफिडेविट एक नोटरी के सामने करते हैं कि मैंने
जो डेपोनेंट है, जो जिसका विल है, उसको डेपोनेंट कहते हैं। तो मैंने उसको साइन करते हुए देखा है। अच्छा। और मैंने विटनेस किया है विल। अच्छा। तो वो एक एफिडेविट फॉर्म में वो दे सकते हैं, जो कि रख लेना बेटर रहता है। अच्छा। फिर हमने सुना है कि ये कई बार मुझे फोन आते हैं कि हमें सीजीआई में, जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया है, वहां पे एस्टेट करवानी है, हमारी विल अटेस्ट करवानी है। हाँ, तो वो क्या है? वो अटेस्टेशन अगर तो आपके कोई रिक्वायरमेंट है, सपोज आपकी कुछ प्रॉपर्टीज या एसेट्स आपके इंडिया में है, लेट्स से, और वो विल जो आपने यहाँ लिखी है वो वहां पे जाके उसको आपने एनफोर्स कराना है किसी कोर्ट में, तब वो उसकी जरूरत पड़ सकती है कि हाँ भी ये हमने थ्रू कॉन्सल जनरल अटेस्ट करवाया है। अच्छा। तो अदरवाइज एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं अगर आपकी प्रॉपर्टीज सारी ओंटारियो में है। अच्छा। फिर उसका इम्प्लीमेंट कैसे होता है? तो विल जो है इट्स ए डॉक्यूमेंट जो कि आप इम्प्लीमेंट करते हैं आदमी व्हेन ही पासेस अवे। आफ्टर ए पर्सन डाइज देन उस विल को आप एक प्रोसेस होता है, सुपीरियर कोर्ट में आप अप्लाई करते हैं फॉर गेटिंग ए एस्टेट सर्टिफिकेशन, राइट, लेटर ऑफ प्रोबेट जिसे कहते हैं। तो फिर वो एक सर्टिफिकेट फिर कोर्ट देता है कि हाँ ये प्रॉपर्टीज इन लोगों को जानी चाहिए, इन बेनिफिशियरीज को जानी चाहिए एज पर दिस विल। तो वो सर्टिफिकेट इशू करता है कोर्ट। अच्छा। और किसी ने सपोज नहीं बनाया विल, तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं? अगर विल नहीं बनाया है तब जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है एसेट्स का, दैट विल गो एज पर द लोकल लॉस। अच्छा। फिर वो आप अगर कुछ आपके दिमाग में था कि मेरी प्रॉपर्टी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, वो जरूरी नहीं है कि वो फिर लॉ में वैसे डिस्ट्रीब्यूट हो। अच्छा। अगर आप किसी एक बच्चे को देना चाहते हैं या फिर जो आपका केयर कर रहा है, लेकिन आपने वो विल नहीं छोड़ी है, तो फिर वो अगर आपके और बच्चे हैं जिनसे आपका मतलब रिलेशनशिप ठीक नहीं है, दे कैन ऑल्सो क्लेम इक्वली। अच्छा, फिर इक्वली जाएगा सबको? हाँ जी। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ले लेती है, ऐसा नहीं, गवर्नमेंट नहीं लेती है। अच्छा। गवर्नमेंट अनलेस आपका जो कोई क्लेम है गवर्नमेंट का, कोई टैक्स अगर आपका ड्यूज है या अच्छा, कुछ अच्छा। है, तो वो जो भी प्रॉपर्टीज जो छोड़ के जाते हैं उसमें से क्लेम करते हैं। तो चार्ज वो गवर्नमेंट का पहला चार्ज होता है। अच्छा। या फिर कोई लायबिलिटीज अगर हों, अगर आप बैंकरप्ट हों या इंसॉल्वेंसी अगर किसी की हो, तो इन दैट केस अदर थिंग्स विल टेक ओवर। विल नहीं बनाया है तो? विल बनाया तो कुछ नहीं जाएगा? नहीं, विल बनाया तो भी पहले तो भी जाएगा, जो लायबिलिटीज हैं वो क्लियर होंगी। अच्छा, उसमें से, बिकॉज लायबिलिटीज तो लायबिलिटीज हैं। या फिर अगर आपको प्रॉपर्टीज मिल भी रही है उसमें से, तो आपको पे करना पड़ेगा फिर। राइट, राइट। और आपको ये विल के बारे में सर इतना सारा तजुर्बा है, आपका इतना एक्सपीरियंस है, तो उसमें चैलेंजेस क्या क्या आती है? किस तरह का केस आता है जो लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि ये चीज आप पहले से ध्यान में रखो तो इन प्रॉब्लम्स को आप अवॉइड कर सकते हो? ऐसी क्या क्या? आई थिंक ये तो हर एक केस टू केस डिफरेंट होगा। सो ये किसी जनरल वे में मैं नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज एवरी केस इज डिफरेंट। ओके। एवरी केस हैज इट्स ओन यूनिक इश्यूज दैट आर देयर, तो उसको फिर उसी हिसाब से डील करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एक जिसे कहते हैं एस्टेट प्लानिंग। एस्टेट प्लानिंग क्या होता है कि आप विल के थ्रू क्या प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, क्या आप विल के बाहर रह के डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अच्छा। क्योंकि वो टैक्स का इश्यू बड़ा होता है। यहाँ पे अगर आप विल को प्रोबेट कराते हैं तो आपका अगर 50,000 के ऊपर प्रॉपर्टी की वैल्यू है तो 1.5% का टैक्स लगता है। अच्छा। एस्टेट एडमिनिस्ट्रेशन टैक्स जिसे कहते हैं। अच्छा। तो फिर कुछ प्रॉपर्टीज में आपको नहीं चाहिए होता सर्टिफिकेट, वो आप वैसी बेनिफिशियरी जैसे होते हैं, तो आप उन अपने लाइफ टाइम में ही कर सकते हैं कि भाई अगर मेरा ये कोई है तो उसमें अगर मैं नॉमिनेट कर सकता हूँ, तो वो उनको नॉमिनेट कर देते हैं, तो अल्टीमेटली उनको चला जाता है विदाउट विल। सो आई मीन इट्स मोर टू डू विद प्लानिंग। अच्छा। कि आप विल के थ्रू क्या क्या देना चाहते हैं, विल के बाहर क्या क्या देना चाहते हैं। अच्छा। ओवरऑल उसके बेनिफिट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है विल के? तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि आप
अपने जीवित काल में ये डिसाइड करते हैं कि मैंने जो भी कमाया या मैंने जो भी बनाया वो कैसे जाएगा, किसको जाएगा। राइट सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है। राइट प्लस अगर आप नहीं कराते हैं, बाद में जब प्रोवेट कराने कोई भी जाएगा तो उसमें इश्यूज होते हैं कि अगर सपोज आपके 4 एयर्स हैं, लीगल एयर्स हैं, तो वो फिर कौन किसको क्या मिलेगा, सब फिर who will go to the court, who will get the order and all. So it becomes more lengthy and more expensive to get a probate without a will. अच्छा, तो नुकसान क्या है? नुकसान यही है कि अगर आपको पहले तो फिर वो जो प्रॉपर्टीज हैं वो फिर लॉ के हिसाब से जाएंगी। अच्छा, वो आपके हिसाब से नहीं जाएंगे, सबसे वो है। दूसरा ये है कि आपका जो कॉस्ट है और जो टाइम पीरियड जो है वो काफी लेंथी होता है कंपेयर टू जो नॉर्मल एक विल का जो प्रोबेट होता है। अच्छा, और कुछ आप जोड़ना चाहोगे विल का? कुछ रह गया कुछ? नहीं, विल का तो देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है। उसके अलावा तो आई थिंक एक पीस ऑफ माइंड होता है आदमी का कि हाँ ठीक है, मैंने अपने रहते रहते सब डिसाइड कर लिया कि मेरे जाने के बाद क्या क्या होना चाहिए। राइट। उसमें आप ये तक भी कर सकते हैं कि भाई अगर मेरे कोई फ्यूनरल एक्सपेंसेस हैं वो कैसे मतलब उससे कवर होंगे। राइट। वो भी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं आप। अच्छा, तो वो सब आई थिंक इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ विल बिकॉज इट creates a lot, it becomes very hassle free for your heirs, legal heirs. तो सही है। कोई भी एज में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा कोई नहीं है। अगर आप मैच्योर हैं, if you are an adult, you can always, and if you have good sound mind, you can write a will. बहुत बहुत धन्यवाद साहब ने विल के बारे में जो बताया। एक उसकी कोई एज नहीं होती है। हमको विल बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि सबको एक न एक दिन तो जाना ही है। कुछ चीजें तो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए और जो विल बना लेते हैं हम तो काफी चीजें एकदम स्मूथली हो जाती है और बाद में कोई ऐसा नहीं होता है। तो विल बनाना बहुत जरूरी है। आप अरविंद साहब का संपर्क भी कर सकते हैं विल के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो। अब हम थोड़ी पावर ऑफ अटर्नी की बात करें सर जी। पावर ऑफ अटर्नी क्या है और ये भी क्यों जरूरी है यहाँ पे कनाडा में? सो पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कि एक आदमी अपनी विशेष किसी को अपॉइंट करता है या ऑथराइज करता है कि उनके बिहाफ में डिसीजंस लेने के लिए। तो यहाँ पे पावर ऑफ अटॉर्नी जनरली 3 टाइप के पावर ऑफ अटॉर्नीज होते हैं। अच्छा। तो अभी एक तो होता है पावर ऑफ अटॉर्नी रिलेटिंग टू प्रॉपर्टीज। राइट। तो उसमें आप उनको अथॉरिटी देते हैं कि आपके जो फाइनेंशियल मैटर्स जितने भी हैं उस पे वो डिसीजंस ले सकें। अच्छा। आपके बिहाफ पे। एक होता है पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर पर्सनल केयर। राइट। तो उसमें होता है कि अगर आपकी हेल्थ रिलेटेड कोई डिसीजंस लेने हैं या आपके लेट्स से आपके एकोमोडेशन रिलेटेड कोई डिसीजंस लेने हैं जो कि आप नहीं ले सकते हैं, तो वो दैट पर्सन इज ऑथराइज्ड टू टेक दोस डिसीजंस। अच्छा। एक होता है पावर ऑफ अटॉर्नी जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड पावर ऑफ अटॉर्नी होते हैं, उसमें भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है कॉन्टिन्यूइंग पावर ऑफ अटॉर्नी। तो कॉन्टिन्यूइंग पावर ऑफ अटॉर्नी में होता है कि अगर सपोज जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, अगर कल को उनकी mentally he is challenged or he is suffering some mental issues and is incapable of taking decisions, still that power of attorney will be valid. अच्छा। तो वो जो अटॉर्नी है वो डिसीजंस ले सकते हैं। एक होता है नॉन कॉन्टिन्यूइंग पावर ऑफ अटॉर्नी। उसमें अगर एक आदमी जिन्होंने अटॉर्नी एग्जीक्यूट करी है, अगर उनका कुछ इश्यूज होते हैं, मेंटल इश्यूज होते हैं, मेंटल इनकैपेसिटी जिसे कहते हैं, अगर वो होता है तो देन दैट अटॉर्नी कैन नॉट एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ दिस पर्सन। राइट। इफ इट इज अ नॉन कॉन्टिन्यूइंग पावर। सो ये कुछ एक होते हैं कि स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी कुछ होते हैं, और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होते हैं जो कि आप एक किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से आप किसी को ऑथराइज करना चाहते हैं। अच्छा। लेट्स से कि अगर आप ओंटारियो से बाहर हैं, आप किसी को गाड़ी बेचना चाहते हैं, आप खुद पर्सनली आके नहीं ट्रांजैक्शन कंक्लूड कर सकते, तो आप किसी को स्पेसिफिक अथॉरिटी दे सकते हो कि भाई आई हैव ऑथराइज्ड दिस पर्सन टू सेल दिस कार ऑन माय बिहाफ। तो एक बड़ा स्पेसिफिक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी आता है। राइट। तो ये डिफरेंट टाइप के अटॉर्नीज होते हैं, डिपेंड होता है क्या क्या होता है।
और इंडिया में और यहाँ पे ऑलमोस्ट वो तो सेम ही है ना, पावर ऑफ अटर्नी देना। पावर ऑफ अटॉर्नी का जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे जस्ट लाइक विल आपके पास 2 विटनेसेस होने चाहिए। राइट। और वो विटनेसेस देयर शुड बी एडल्ट्स एंड दे शुड बी ऑफ केपेबल माइंड। अच्छा, और ये विल की तरह ये भी सिंपल पेपर पे होता है या? हाँ जी। और सेम उसको नोटराइजेशन की जरूरत नहीं है। करेक्ट। राइट राइट। तो ये एक आप अपने लाइफ टाइम में जो डिसीजंस अगर किसी ने लेने हैं उसके लिए आप पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं। और पावर ऑफ अटर्नी का जैसे विल में आपने बताया, तो उसके फायदे नुकसान क्या क्या है? पावर अटर्नी बनाने के फायदे क्या, नुकसान क्या, और साथ साथ जो अटर्नी है उसकी जिम्मेदारी क्या क्या होगी? देखिए, पहले तो जो अटॉर्नी की जिम्मेदारी की बात है, उसकी जिम्मेदारी है टुवर्ड्स द पर्सन हु हैज गिवन द अटॉर्नी। अगर आपने अटॉर्नी दी है तो आपका अटॉर्नी जो डिसीजन लेगा आपके इंटरेस्ट में लेगा। राइट। ही हैज अ फिड्यूशियरी ड्यूटी टुवर्ड्स यू। राइट। दूसरा, उसकी जरूरत क्या है? जरूरत ये है कि सपोज आप यहाँ हैं, आप ट्रैवल करने की बाहर हैं, लेट्स से आप इंडिया में रहते हैं लेकिन आपको अपनी प्रॉपर्टीज यहाँ मैनेज करनी है। राइट। तो उसके लिए फिर आप अटॉर्नी देंगे तो जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर होगा वो आपके बिहाफ में डिसीजन ले सकते हैं। राइट। अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी फिर। राइट राइट। सिमिलरली, अगर आप you know at an old age and you are not keeping well, it's always better to have some power of attorney for care. राइट। अदरवाइज क्या होगा कि फिर ये मैटर चला जाएगा आपका बोर्ड में, देयर इज ए ऑफिस ऑफ पब्लिक गार्डियन एंड ट्रस्टी। राइट। तो फिर वो डिसाइड करेगा, दे विल स्टेप इन, दे विल बिकम योर गार्डियन फॉर टेकिंग पर्सनल डिसीजन ऑन योर बिहाफ। राइट। तो वो एडवांटेजेस हैं। अच्छा। पावर ऑफ अटॉर्नी और विल का डिफरेंस ये है कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो है एक आदमी के रहते रहते यूज हो सकता है। व्हेन द मैन और वुमन, द पर्सन पासेस अवे, ही डाइज, द पावर ऑफ अटॉर्नी खत्म हो जाती है। अच्छा, वो नल एंड वॉइड। फिर उसके बाद विल आता है। अच्छा। विल टेक्स इनटू इफेक्ट आफ्टर द पर्सन डाइज। राइट। सो ये डिफरेंस है। राइट राइट। और एक पावर ऑफ अटर्नी में मुझे एक सवाल आया था कि कोई एक फैमिली है और घर के जो भाई बहन है 4-5 वो अलग अलग जगह पे रहते हैं। हाँ जी। और घर का जो मेन पर्सन है, मेल और फीमेल जो भी, माता या पिता, उन्होंने घर के कोई एक व्यक्ति को, एक पर्सन को अथॉरिटी दे दी, पावर ऑफ अटर्नी दे दिया, तो उनको बाकी फैमिली के मेंबर चैलेंज कर सकते हैं? नहीं, चैलेंज तो आप कर सकते हो। अच्छा। कोर्ट में तो यू कैन ऑलवेज चैलेंज। अच्छा, तो मुझे मंजूर नहीं है। फादर ने या मदर ने जो बड़े भाई को या बड़े बहन को जो भी दे दिया है बेचने की अथॉरिटी या जो भी, मुझे उसमें शामिल नहीं किया है, इस तरह की वो चैलेंज कैसे वो करेगा? नहीं, चैलेंज तो कोई कोर्ट में तो कोई भी जा सकता है। देखिए, आपका कोई भी ग्रीवेंस हो, यू कैन रेज इट। अल्टीमेटली कोर्ट हैज टू डिसाइड वेदर वो जो पावर ऑफ अटॉर्नी है हैज बीन इशूड इन ए प्रॉपर वे। अच्छा। आप एक अटॉर्नी की वैलिडिटी या विल की वैलिडिटी चैलेंज करोगे कि ये लॉफुल तरीके से नहीं हुआ है, या तो फिर द पर्सन हु हैज given that attorney or given that or written that will, he was not a person of who had the capacity to write it. अच्छा। He was, let's say, mentally incapable. अच्छा। तो उन ग्राउंड्स पे आप कर सकते कुछ भी, हाँ, रीजन तो बहुत सारे निकल सकते हैं। तो आपको वो चैलेंज कर सकते हो, बट अल्टीमेटली वो चैलेंज कितना सक्सेसफुल होता है दैट द कोर्ट विल डिसाइड। और केस टू केस पे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और जहाँ पे इंडिया में होता है कुछ ऐसी मैटर होती है तो कुछ 1-2 बार अखबार में इत्यार देते हैं, इसमें किसी को कुछ बोलना है, कहना है, इस तरह का यहाँ पे कुछ होता है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है ऐसा। अच्छा। यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट भी नहीं है पावर ऑफ अटॉर्नी की या विल की। अच्छा। आप अगर आपने पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई है तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपने जो भी क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं या फ्रेंड्स जिसके आप ट्रस्ट कर सकते हो, उनको आप बताएं कि भाई मैंने एक अटॉर्नी बनाई अच्छा, है। हाँ। अगर जरूरत है तो अटॉर्नी इनके पास है, या तो मेरे लॉयर के पास है, या फिर मेरे जो एग्जीक्यूटर है उनके पास है। अच्छा। तो एटलीस्ट उनको दे आर इन द नॉलेज ऑफ दिस। तो कल को अगर कोई इश्यूज आते हैं तो देन दे कैन ऑलवेज go to the attorney to make certain decisions. Okay, right. और एक बार ये पावर ऑफ अटर्नी या विल एक बार बना दिया हमने, फिर उसमें कोई चेंजेस करने का हुआ बनाने के बाद बिल्कुल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कर दिया। अच्छा। बिल्कुल कर सकते हैं। तो इनफैक्ट इट्स ए गुड प्रैक्टिस कि आप रेगुलरली अपने जो विल्स को रिव्यू करें। अच्छा। क्योंकि आप ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम यू क्रिएट सो मेनी प्रॉपर्टीज। राइट।
आज आपके पास कुछ है, कल आपके पास कुछ और प्रॉपर्टीज ऐड होंगी, परसों कुछ और होंगी। राइट। तो आप अगर आप रिव्यू करेंगे कि हाँ भी मैंने अपनी लास्ट विल जो लिखी तो उसमें ये 4 प्रॉपर्टीज नहीं है, राइट, तो फिर आप उसको ऐड कर सकते हैं या अच्छा। उसको अमेंड कर सकते हैं। अच्छा, आपको कल को आपका मन करता है कि नहीं, जो मैंने जो डिसाइड किया था कि इनको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, किसी दूसरे अच्छा। वो भी कर सकते हो। अच्छा, टिल द टाइम यू डाई, टिल द टाइम यू आर ऑफ साउंड माइंड, यू कैन ऑलवेज चेंज योर विल। अच्छा, अच्छा। और कुछ आप जोड़ना चाहोगे पावर ऑफ अटॉर्नी में? नहीं, पावर ऑफ अटॉर्नी में देखिए हर एक आदमी की रिक्वायरमेंट होती है कि मेरी जो प्रॉपर्टीज हैं या जो मेरा जो पर्सनल डिसीजंस मेरी लाइफ से रिलेटेड है, वो अगर मैं फॉर सम रीजन नहीं ले सकता हूँ तो मेरी जगह पे कोई ले सके, कोई रिस्पॉन्सिबल या ट्रस्टवर्दी आदमी ले सके वो डिसीजन। सो इट्स ऑलवेज बेटर। अच्छा। अगर आप करना चाहें तो आप करें, और ये इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल टू द पर्सन हु इज देयर, बट सोच समझ के करें। ये नहीं है कि जरूरी है कि आपको करना ही करना है। आप देखिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है कि आपकी जो सिचुएशन ऐसी है कि आपको जरूरत पड़ सकती है अटॉर्नी की, यू शुड ऑलवेज डू दैट। और विल तो डेफिनेटली होनी चाहिए, विल तो होनी चाहिए, विल तो डेफिनेटली, उसमें तो कोई दो राय नहीं। अच्छा, उसमें लैंग्वेज के बारे में, एक तो उसमें कोई कानूनी भाषा होना जरूरी नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में भी बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल। और यहाँ पे तो इंग्लिश में ही करना पड़ता होगा। यहाँ पे इंग्लिश में करना पड़ता है। अच्छा, अगर आपको लैंग्वेज बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर है तो आपको फिर वो ट्रांसलेट करके फिर करते अच्छा, हैं। अच्छा, या फिर आपका जो लॉयर जो बनाता है वो फिर सर्टिफाई करता है कि इट हैज बीन रेड ओवर इन द vernacular language, अच्छा, which is understood by the deponent, and she has understood it and then she has signed it after that. ओके, ओके। Because ultimately ये तो यहीं पे जाएगा ना, ये will तो आपको इस यहीं के कोर्ट में जाके आपको करना है। यस, यस, यस। नहीं, बहुत सारी आपने इंफॉर्मेशन दी। इस टीवी में आने के लिए आपका बिजी स्केड्यूल था, आई नो, आपने टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप अरविंद बिस्वाल साहब का कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके बारे में, विल के बारे में, पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में, चैलेंजेस क्या क्या है, क्यों जरूरी है, नहीं बनाई है तो आप जरूर बना लीजिए, और सर का आप संपर्क कर सकते हैं, या मुझे भी आप बता सकते हैं, हम सर से आपकी मीटिंग करवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे ईस्ट टीवी ट्यूसडे टी टॉक शो। मिलेंगे फ्राइडे को समाचार के साथ। थैंक यू वेरी मच।